हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रेड फॉक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोलिजन थ्योरी क्या होती है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसकी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। ठीक है, देखिए देखा यह गया है कि जब कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, यानी अगर कोई रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी उसको आप इंक्रीज करके 35 डिग्री सेल्सियस पे कर दें तो उसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, दैट मींस द रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होती है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाता है। ठीक, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या कहता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट यही कहता है कि जब कभी भी, इसे कहते हैं हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी कहते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट यही कहता है कि जब कभी भी आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। यही कहलाती है हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बनती है, it is the ratio of rate constant of a reaction at different temperature differ by 10 डिग्री सेल्सियस। तो और इसको लिखते कैसे हैं? ये पहला रेट कांस्टेंट रेशियो में लिखते हैं, ये पहला रेट कांस्टेंट जो 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर पे है, और ये दूसरा रेट कांस्टेंट जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है। मैंने कहा ना कि एक आप 25 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे और एक आप 10 डिग्री ज्यादा पे लेंगे, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस वाला है और ये जो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के यानी 35 डिग्री सेल्सियस वाला है। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर लूं तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी के हिसाब से अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेट ऑफ द रिएक्शन 20 मोल पर सेकेंड है तो 45 डिग्री सेल्सियस पर इसका कितना हो जाएगा? 25 से 35 क्या होगा? 10 डिग्री बढ़ाया तो दुगना हो गया होगा, यानी 20 से 40 हो गया होगा। फिर 35 से 45 क्या होगा? फिर से 10 डिग्री बढ़ाया तो फिर से दुगना हो गया, यानी 40 का 80 हो गया होगा। तो 45 पे कितना जाएगा? ये जाएगा 80 मोल पर सेकेंड। ये इसका रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा जो कि हर 10 सेकेंड बाद इंक्रीज करता है। तो ये था हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बहुत छोटा सा टॉपिक जिसमें हम डिपेंडेंसी देखते हैं कि हर 10 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है रेट ऑफ द रिएक्शन वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की। तो जुड़े रहिए रेड फॉक्स क्लासेस से एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कोलिजन थ्योरी, और कोलिजन थ्योरी ये कहती थी कि जब कभी भी रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद वो एक मैक्सिमम एनर्जी या दैट मींस कि थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव करते हैं, उसी के बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि मिनिमम एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर बात करूं तो मैं सपोज कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ये दो मेरे ए और बी दो कंपोनेंट हैं। ये जब आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने पे इन्होंने जो प्रोड्यूस की वो प्रोड्यूस की 150 किलोजूल पर मोल की एनर्जी। ओके, लेकिन अगर इनको ए बी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना है यानी प्रोडक्ट बनाना है तो इनको कम से कम चाहिए होती है 20 किलोजूल पर मोल एनर्जी, ऐसे सपोज कर लेते हैं। ठीक, तो कोलिजन पे कितनी हुई? 150 किलोजूल पर मोल एनर्जी, लेकिन चाहिए कितनी? 200 किलोजूल पर मोल एनर्जी। जितनी बार भी आप रिएक्शन करा रहे हैं हर बार 150 कोलिजन हो के रह जा रही है, आपकी 20 पहुंच ही नहीं रही। तो क्या करेंगे? फिर आप इसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे ताकि ये मिनिमम एनर्जी बैरियर क्रॉस कर ले। तो ये जो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराई गई है कितनी? 50 किलोजूल पर मोल। ये जो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराई गई है इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की अगर बात करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन बनती है मेरी, द extra amount of energy that must be supplied to the reactant so that they can achieve minimum energy barrier यानी कि threshold energy to form product is called activation energy। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम EA से। ओके, तो ये तो थी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन जो आपने एक्स्ट्रा बाहर से दी है। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए? एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ के लिए। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी का अगर ग्राफ मैं बात करूं तो ये है हमारी एनर्जी और ये है हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस। यहां मैं लिख देता हूं एनर्जी और ये हो गई हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस। ओके,
अब दो कंडीशन हो सकती हैं। हमने पहले कहा, जैसे अभी बात करी थी कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास 150 किलो जूल पर मोल की एनर्जी थी, उसको 200 किलो जूल पर मोल की एनर्जी अचीव करनी थी, उसके बाद वो उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट बनाता। अच्छा, प्रोडक्ट बनाता है तो स्टेबिलिटी की तरफ वो जाना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए ये हमारी कंडीशन है जिसमें ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है, जिसको मैं ER बोल रहा हूं, ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी फिर ये अचीव करेगी थ्रेशोल्ड एनर्जी और उसके बाद प्रोडक्ट बना के अपनी एनर्जी को कम कर लेगी। तो ये हो गई हमारी क्या, प्रोडक्ट की एनर्जी, दैट मींस EP। ये हो गई हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी, दैट मींस ER। ये हो गई हमारी ET यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ये इसको हम कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। अच्छा, तो ये तो कंडीशन ऐसी थी जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। एक और कंडीशन हो सकती है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, मान लीजिए इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए और ये फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी तो फिर ये रिएक्टेंट हो जाएगा इस केस में, जो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से रिएक्टेंट ये बनेगा, तो फिर रिएक्टेंट एनर्जी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की ज्यादा जाएगी। तो इस हिसाब से अगर ग्राफ बनाओ तो ये हो गया मेरा रिएक्टेंट, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये प्रोडक्ट। तो ये एनर्जी जो होगी ये क्या होगी हमारी ER, इस बार ये जो होगी हमारी क्या होगी EP, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाएगी इस बार ये होगी हमारी EA एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या रहेगी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो और बनने वाले प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और बनने वाले प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो। अब इन दो कंडीशन में आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है, या फिर आपको ग्राफ देके पूछा जा सकता है कि बता दीजिए इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कौन सा होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कौन सा होगा। देखिए, वैसे तो मैं बजाहिर इसको दूर से ही देख के बता सकता हूं जल्दी से कि एंडोथर्मिक का कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक का कौन सा होगा। देखिए, इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और जब प्रोडक्ट बना तो एनर्जी कम है। इसका मतलब रिएक्टेंट में ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट में कम थी। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाएगी, और जब रिलीज हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन के लिए जो मेरे पास ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, वो होगा एक्सोथर्मिक के लिए। तो पहला ग्राफ जो है वो है मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। दूसरी कंडीशन ये है जिसमें क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद अपने अंदर ज्यादा एनर्जी कैरी करे हुआ है। तो फिर इसका मतलब बाहर से और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके का ये जो ग्राफ बना, ये बनेगा मेरा किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए बना मेरा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर होगा तो ER जो होगी वो ज्यादा होगी किसके मुकाबले में, EP के मुकाबले में। ये पहला रिलेशन मेरा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इस कंडीशन में मेरे पास ER कम होगा, छोटा होगा, और EP ज्यादा होगा। ये देखिए, ER कम है और EP ज्यादा होगा। तो ये रिलेशन किस में है, ये रिलेशन है हमारा किसके बीच में, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में। ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे कर लेते हैं। अगर मैं ये वाला ग्राफ नहीं बनाता तो फिर मेरे पास यही ग्राफ होता, इसी को दोनों मान के चलता। फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरीके से हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन इस तरीके से हो रही है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरीके से हो रही है तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और ET थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच के कोई हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर बैकवर्ड रिएक्शन होती तो फिर ये रिएक्टेंट और ये ET हो जाता, तो फिर नई जो एक्टिवेशन एनर्जी आती मेरी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कौन सी आती, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी आती मेरी। तो अगर मैं बात करूं किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं कहूंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर इसकी बात करूं, ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, तो फॉरवर्ड में ये और बैकवर्ड में सिर्फ ये एक्टिवेशन एनर्जी। इस बार ये तो होगी ET से ER,
बैकवर्ड में तो ये ER हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो EAF है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके, EAB के। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी से मेरे पास 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल बता दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, यानी डेफिनेशन। दूसरा सवाल ग्राफ पहचान लीजिए कि एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा और एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन के रिलेशन क्या होगी, ठीक है। रिएक्टेंट एनर्जी प्रोडक्ट एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होगी दोनों कंडीशन में, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगी रिलेशन दोनों कंडीशन में। तो ये पहली है ER-EP के बीच में रिलेशन। इस वाले में एक्सोथर्मिक वाले में ER ज्यादा होता है, EP कम होता है, और एंडोथर्मिक वाले में EP ज्यादा होता है, ER कम होता है। इसी तरीके से ये किसके बीच में है, एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन है। तो ये 3 सवाल आपके बनते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से। यही 3 सवाल आपके एकेडमिक में भी बन जाते हैं और यही 3 सवाल आपके कॉम्पिटिटिव में भी बन जाते हैं। कॉम्पिटिटिव में ज्यादातर ग्राफ और रिलेशन से बनते हैं और एकेडमिक में ज्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यू और डेफिनेशन से बनते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करेंगे किसकी, अरेनियस इक्वेशन की। देखिए अरेनियस ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव किया था एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि रेट ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। कैसे, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करी उन्होंने एक फिक्स रेट में, और जब आप रेट को फिक्स कर देते हैं पर सेकंड के हिसाब से और 1 मोल के हिसाब से यानी यूनिट वैल्यू के हिसाब से जब आप उसको फिक्स कर देते हैं तो फिर वो रेट ना कह के रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो इन्होंने जो रिलेशन देखा वो ये देखा कि रेट कांस्टेंट तभी ज्यादा से ज्यादा होगा जब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए मिनिमम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना जरूरी है। अब मिनिमम एनर्जी बैरियर जितना ज्यादा क्रॉस होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा, तब जब आप उसे ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करा पाएंगे। तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। जितनी आप एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कराओगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उतना ज्यादा रेट उसका बढ़ता चला जाएगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि एक तरीके की एनर्जी है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे भी वो करेगी, इफेक्ट करेगी। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या जितना टेम्परेचर उसे प्रोवाइड कराओगे उतना ज्यादा क्या है वो एक्टिवेशन एनर्जी उसको प्रोवाइड हो रही होगी, और जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड हो रही होगी उतना ही ज्यादा उसका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। तो अरेनियस ने स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे एक इक्वेशन ड्राइव की थी जिसको हम कहते हैं अरेनियस इक्वेशन, और वो हमें रिलेशन देती थी एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। असल में वो रिलेशन देती थी हमें रिएक्शन इक्वेशन रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। तो अरेनियस इक्वेशन के हिसाब से अगर बात करूं तो मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E की पावर -EA अपॉन RT के। अगर कांस्टेंट की बात करूं, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है एक तरीके की कि कितनी देर में कितने कोलिजन हो रहे हैं, क्योंकि कोलिजन ही कितने कोलिजन होंगे यही डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा, और प्रोडक्ट डिपेंड करेगा फिर रेट ऑफ द रिएक्शन को। तो इसके हिसाब से बात करूं तो मैं और कह सकता हूं कि K जो होता है वो बराबर होता है AE माइनस EA अपॉन RT के। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई हमारे पास मेन, जो कि रिलेशन दे रही है रेट कांस्टेंट में और एक्टिवेशन एनर्जी में, जिसमें हमारा K हो गया रेट कांस्टेंट, E हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, R हो गया गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर और A हो गया हमारा अरेनियस फैक्टर जिसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ये समहाउ कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। यहां मेरे पास है एक R गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट यहां पर वैल्यू इसलिए ली गई है कि जो हमारी कोलिजन थ्योरी थी वो कोलिजन थ्योरी मेनली बाइनरी गैसियस कंपोनेंट के लिए होती है। यानी जो कोलिजन थ्योरी दी गई थी मैक्स स्ट्रॉस और विलियम लुईस के थ्रू वो असल में दी गई थी किसके लिए, केटीजी के बेसिस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे। उसके बहुत सारे यूजेस हम केटीजी में करते हैं, जब आप आगे चले जाएंगे हायर क्लासेस में तो आपको पता चलेगा कि हम उसके बहुत सारे यूज केटीजीज में भी कर लेते हैं। तो वो असल में दी गई थी किसके लिए, बाइनरी प्रोसेस के लिए दी गई थी, यानी जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं और खासतौर से गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में। इसी तरीके से जो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में दी जाती है उसमें हम कभी भी कोलिजन वर्ड यूज नहीं करते, उसमें हम एनकाउंटर वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम में कहीं देखें कि 2 मॉलिक्यूल एनकाउंटर हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो याद रखिएगा वहां पर जो कंपोनेंट है आपके वो लिक्विड फॉर्म में, और अगर
गैसियस फॉर्म में होंगे तो वहां पर कोलिजन वर्ड यूज होगा। खैर ये तो थी एक एक्स्ट्रा बात जो मैंने आपको बता दी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर जो आई हमारे पास, ये एक इक्वेशन आई, आरएनएस इक्वेशन। अब इससे अगर हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने की, तो हम इसमें लॉग में वैल्यू ले लेते हैं इसकी। तो हमारे पास जो मेन रिएक्शन इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ये हमारे पास आ गई मेन इक्वेशन, जिससे हम किसी भी रिएक्शन की, खासतौर से गैसियस मॉलिक्यूल के रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा याद रखिएगा ये इक्वेशन हमें प्रोवाइड कराएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखूं तो मैं इस इक्वेशन को एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। कैसे? मैं इसको लिख सकता हूं log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 R1 अपॉन टी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये मुझे ज्यादा हेल्प करेगी ग्राफ बनाने में। तो ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास तीन मेन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दूसरा मुझे पता होना चाहिए कि स्लोप निकल कर जो आएगी वो किस वैल्यू से निकल कर आएगी। और तीसरा मुझे पता होना चाहिए उसका ओरिजिन यानी कि इंटरसेप्ट। तो याद है कि एग्जाम में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि आरेनियस इक्वेशन के हिसाब से जब आप एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं तो बता दीजिए उसके अंदर इंटरसेप्ट क्या होगा, वो प्लॉट किस किस के बीच में, सॉरी वो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया जाएगा, और उसकी जो स्लोप आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ जो आता है वो आता है आपका log k वर्सेस 1 अपॉन टी का। तो ये हो गया हमारा log k, ये हो गया हमारा 1 अपॉन टी। तो अगर आपसे पूछे कि बता दीजिए प्लॉट किस किस के बीच बना, तो आप कहेंगे log k वर्सेस 1 अपॉन टी के बीच में। अच्छा, इसमें जो स्लोप आएगी वो क्या होगी, तो स्लोप इंक्लाइन आएगी क्योंकि डिपेंडेंसी है। तो फिर स्लोप क्या आएगी, ये आएगी स्लोप हमारी माइनस 2.303 अपॉन सॉरी माइनस ई ए अपॉन 2.303 R। ठीक, और इसमें जो इंटरसेप्ट होगी कांस्टेंट वैल्यू वो होगी हमारी ओरिजिन की कौन सी, log a। तो अब अगर आपको एग्जाम में वो सवाल करता भी है कि बता दीजिए आरेनियस इक्वेशन के हिसाब से जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है एक्टिवेशन एनर्जी का, उसमें ग्राफ आपने किस किस की प्लॉट किया, तो आप कहेंगे फौरन से जवाब होगा आपका log k वर्सेस 1 अपॉन टी। अगर वो सवाल करता है कि इसमें स्लोप क्या होगी, तो आप कहेंगे इसकी स्लोप होगी माइनस ई ए अपॉन 2.303 R। और वो कहेगा इसमें इंटरसेप्ट क्या है, तो आप बता देंगे कि इसमें इंटरसेप्ट होगी log a। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एकेडमिक में पूछ लिया जाता है कि आरएनएस इक्वेशन से आरएनएस इक्वेशन से जो आपका ग्राफ बनता है उसमें ये तीन चीजें क्या होती हैं। तो ये रही हमारी आरएनएस इक्वेशन। आगे जो बात करता हूं मैं इस बार ये बात करता हूं कि वो कहेंगे कि बता दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ बनता है उसमें इंटरनल एनर्जी का रिलेशन क्या है। तो अब मैं जरा एक इंटरनल एनर्जी का छोटा सा रिलेशन देख लेता हूं एक्टिवेशन एनर्जी में। तो ये मेरे पास ग्राफ था किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, और ये मेरे पास ग्राफ था किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए। ये हो गई ई आर, ये हो गई ई पी, ये हो गई ई आर और ये हो गई ई पी, और ये तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी था ही था। तो अगर मैं किसके लिए बात करूं, पहली कंडीशन के लिए बात करूं, यानी ई एफ, ये मान लीजिएगा ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ये है ई ए फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इसी का बैकवर्ड रिएक्शन में फिर ये प्रोडक्ट कम हो जाती है एनर्जी, रिएक्टेंट बन जाएगा, तो ये हो जाएगी ई ए बी। चाहता तो मैं इसी में दिखा सकता था आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग बना दिया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, दैट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो ये होगी ई फॉरवर्ड, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अब अगर देखूं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड के लिए, ये ई ए फॉरवर्ड, और बैकवर्ड के लिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, क्योंकि यहां रिएक्टेंट की वैल्यू कम है और ये ईटी, इसके बीच का ही तो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां ये रिएक्टेंट है, ये ईटी, यहां ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी जो मुझे इस ग्राफ में दिख रही है। मैंने
ये ग्राफ बस घुमा के ऐसी तो रख दिया है पलट के, बस ऐसे रख दिया, तो ये है ई ए। तो इसमें अगर बात करूं तो ई ए फॉरवर्ड की वैल्यू कम है और ई ए की ज्यादा है, तो यहां जो मेरी इंटरनल एनर्जी निकल कर आती है वो निकल कर आती है निगेटिव, और निगेटिव इंटरनल एनर्जी शो करती है मुझे कि ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि डेल्टा ई जो है यहां पर इंटरनल एनर्जी और एनर्जी जो है वो एक्चुअल में एंथैल्पी होगी, जो कि हमारी कैसी आ रही है, निगेटिव, और निगेटिव कैसी होती है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिकल प्रूफ। इधर बात करें तो इधर भी वही कि यहां जो इंटरनल एनर्जी निकल कर आएगी फिर से वही ई फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, इस बार ई ए फॉरवर्ड ज्यादा है, ई ए बैकवर्ड कम है, तो ये जो आ जाएगी हमारी इंटरनल एनर्जी निकल के ये आएगी पॉजिटिव। दैट मींस ये वाली रिएक्शन जो होगी हमारी कैसी होगी, ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास क्या, इंटरनल एनर्जी का रिलेशन किसके हिसाब से, एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से। नेक्स्ट जो इसमें मैं बात करूंगा, आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बता दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये बात करेंगे हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट वीडियो में, यानी कि अगले पार्ट में, जिसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे हम किसमें, अगले वाली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।